हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारे सर्किल का 8th लेक्चर होगा, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द टू सर्किल्स। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसमें क्या होगा, आपको दो सर्किल के इक्वेशन दे दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि बताइए उन दो सर्किल की कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, या फिर पूछ सकते हैं कि उन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने मान लो आपको दो सर्किल दिए। कैसे दो सर्किल दिए? दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल दिए। ठीक है, तो आपको दो सर्किल इक्वेशन दिए और आपने पता कर लिया दोनों इक्वेशन से दो मतलब उनके सर्किल के इक्वेशन देख के पता कर लिया कि दोनों कैसे नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इस केस में इन दोनों सर्किल्स की कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो इस केस में हमारा आंसर होगा 4। और वो कौन कौन सी कॉमन टेंजेंट होगी? एक तो ये वाली हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी कुछ इस तरह से हो सकती है और फोर्थ वन कुछ ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर तो हमारे पास दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल हैं, ठीक है, तो हम इस केस में कितनी टेंजेंट्स मिलेंगी? तो इस केस में नंबर टेंजेंट्स होंगी 4। ठीक है, अच्छा देखिए अब यहाँ पर ये दो जो कॉमन टेंजेंट हैं इस तरह से, ये दोनों कॉमन टेंजेंट है, एक कहलाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट कहलाती हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, अब देखिए मान लिया मैंने आपको दो सर्किल इक्वेशन दे दिए। कौन कौन से? मान लीजिए पहला इक्वेशन है s इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है s डैश इक्वल टू 0। अब आप कैसे पता करेंगे कि दोनों सर्किल नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल हैं? ठीक, मतलब इस तरह के दोनों सर्किल होंगे। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में अगर देखें तो अगर इस सर्किल रेडियस यानी r1, इस सर्किल रेडियस क्या हो जाएगी r2 या r डैश। मान लीजिए सर्किल रेडियस r है और सर्किल रेडियस r डैश है। ठीक है, और इसका सेंटर मान लीजिए c है और इसका सेंटर c डैश है। तो अगर इस केस की हम बात करें तो इन दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, हमेशा सम ऑफ देयर रेडियस से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में सी सी डैश, ठीक है, सी सी डैश यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हमेशा ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से या R प्लस R डैश से। तो अगर आपने देखा कि सी सी डैश यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ग्रेटर देन है सम ऑफ देयर रेडियस से, जिस केस में दोनों सर्किल कैसे होंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे, और इस केस में हम 4 कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, अब केस 2 आता है, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं इस तरह से। कैसे टच कर रहे हैं? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम? तो 1, 2 और 3 ट्रांसवर्स नहीं इस केस में ड्रॉ हो पाएंगी। ठीक है, तो ये 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यानी ऐसे अगर दो सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो हम इस केस में 3 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होना चाहिए? तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स यानी सी सी डैश इक्वल होना चाहिए R प्लस R डैश के, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, जैसे C हो गया ये C डैश हो गया, इसके इक्वल होगा सम ऑफ देयर रेडियस यानी R प्लस R डैश के। ठीक है, चलिए इसके बाद केस 3 है हमारा, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करते हैं। ठीक है, तो केस 3 है, अगर दोनों सर्किल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटते हैं तो इस केस में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो इस केस में हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब कैसे पता करेंगे कि दोनों सर्किल एक दूसरे को काटेंगे?
ठीक है, तो इसके लिए देखिए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स यानी सी सी डैश ऑलवेज लेस देन होगा सम ऑफ देयर रेडियस के, यानी R1 प्लस R2 के। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑलवेज लेस देन R प्लस R डैश। ठीक है, लेकिन आपको एक और केस याद रखना पड़ेगा कि R प्लस R डैश तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो तब भी होगा जब ये C इसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कुछ ए वाला केस होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, होने के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो इस केस में भी ये कंडीशन फॉलो होगी, सी सी डैश लेस देन R R डैश, R प्लस R डैश। ठीक है, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है आपको, एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स सम ऑफ देयर रेडियस से कम होना चाहिए बट डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी मोड ऑफ R माइनस R डैश से ज़्यादा होना चाहिए। मोड का मतलब क्या है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो मोड ऑफ R माइनस R डैश से ज़्यादा होना चाहिए, तो कुछ ए वाला केस बनेगा। अगर ए वाला केस बनेगा तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, फोर्थ केस में आते हैं जब दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। तो फोर्थ केस है जब दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, एक ही होगी। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे ये वाला केस है, तो इस केस में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स मतलब सी सी डैश। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस देखूं तो R होगा। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, R डैश होगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R और इस सेंटर से लेके यहां तक की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी, R डैश, यानी रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल। तो इस केस में सी सी डैश इक्वल होता है R माइनस R डैश के। ठीक है, इसको मोड के अंदर लिख देता हूं। ठीक है, यानी बड़े रेडियस में से छोटी रेडियस को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो इस केस में हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दोनों सर्किल पर। फिफ्थ कंडीशन जो है हमारी कि मान लो इस तरह एक सर्किल हो ऐसे, तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, तो 0 होंगी, ए भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक कंडीशन का फॉलो होगी हमारी, तो अगर सी सी डैश लेस देन है मोड ऑफ R माइनस R डैश के। ठीक है, तो कुछ ये कंडीशन होगी और इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी, 0। ठीक है, चलिए अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन इस पर बेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन मतलब द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0 इज R। ठीक है, ब्लैंक है, बताना कितने हो सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दोनों सर्किल के सेंटर निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे। तो अगर फर्स्ट सर्किल के हम सेंटर की बात करें तो फर्स्ट सर्किल का सेंटर होगा C1 होगा -1, -4। ठीक है, x के कोएफिशिएंट का आधा, y के कोएफिशिएंट का आधा और उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, -g, -f। ठीक है, अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 कितना हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा मतलब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इन 1 प्लस 16 और माइनस c यानी प्लस 23। तो निकल के आएगा हमारे पास 40 √40 और √40 को आप लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, इस तरह से हम C2 की बात करें तो C2 क्या होगा, C2 का सेंटर हो जाएगा 2,5 और R2 हो जाएगा √4 प्लस 25 माइनस 19। ठीक है, माइनस C। तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा √10। ठीक है, अब हम देखेंगे C1 C2 क्या है, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स देखें तो 2 -1 यानी 3 का स्क्वायर
और 4 माइनस माइनस 4 इन 9 का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो ये निकल के आएगा 9 प्लस 81 यानी कि रूट 90, और रूट 90 में लिख सकता हूँ 3 रूट 10। अब क्या दिख रहा है हमको कि जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है यानी C1 C2 दिस इज इक्वल टू है R1 प्लस R2 के। ठीक है, रूट 10 प्लस 2 रूट 10। तो अगर C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या होंगी हमारी 3 होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हमको। देखिए इसमें हमको 2 सर्कल दे रखे हैं और पूछा गया है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। तो ठीक है, हमारे अप्रोच यही रहेगा। C1 देखेंगे आप, C1 क्या होगा। तो C1 हमें दिख रहा है यहाँ से -1, -4। ठीक है, -1, -4। और अगर हम R1 की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 23, सेम ही है हमारा। तो यानी आ जाएगा हमारा 2 रूट 10। ठीक है, अगर C2 की बात करें हम सेकंड सर्कल की, तो सेकंड सर्कल में दिख रहा है इसका जो सेंटर है वो है 2, ठीक है, बस यहाँ 19 या 9 है, बस इतना डिफरेंस आया है यहाँ पर। तो 2, 5। अब देखिए R2 क्या निकल के आएगा। तो R2 निकल के आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 25 माइनस 9 यानी निकल के आएगा √20, और √20 को लिख सकता हूँ 2 रूट 5। ठीक है, इससे हम C1 C2 की बात करें तो C1 C2 सेम ही चीज निकल के आएगी 3 रूट 10। अब आपको देखना है कि R1 प्लस R2 C1 C2 से बड़ा है या छोटा है। तो हमको दिख रहा है कि देखो R1 प्लस R2 की अगर हम बात करें तो R1 प्लस R2 ये हमारा 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 5, और C1 C2 हमारा 3 रूट 10। अब आप पता करना कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं √10, 2 रूट 10 प्लस रूट 10। ठीक है, तो ये तो सेम वैल्यू है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों कौन बड़ा है। तो हमको इजीली हम देख सकते हैं कि अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊं तो 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो अंदर जाएगा 4, और 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 20, यानी ए है √20 और ए है √10। तो कॉमन सी बात है √20 √10 से बड़ा है, यानी इस केस में R1 प्लस R2 ग्रेटर देन है C1 C2 से। ठीक है, और अगर मैं R1 माइनस R2 की बात करें तो हमें दिख रहा है कि R1 माइनस R2 C1 C2 से छोटा होगा। इजिली आप देख सकते हैं R1 में से R2 माइनस कर दीजिए, तो 2 रूट 10 में से अगर वैल्यू माइनस करूंगा तो बोले तो इससे तो छोटी ही होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि C1 C2 R1 माइनस R2 से बड़ा है। यानी इस केस में ये दोनों कैसे सर्किल होंगे, 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल होंगे, है ना। अगर 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इस केस में होंगी 2। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं और दोनों ही काफी बेसिक क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ 2 सर्कल्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एंड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन तो हमको पता है अगर ये दोनों सर्किल एक दूसरे को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इस केस में R1 माइनस R2, ठीक है, C1 C2 से लेस देन होना चाहिए एंड R1 प्लस R2 C1 C2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर कि R1 क्या है, तो R1 तो आपको दिख रहा है R है। ठीक है,
R2 क्या है, R2 हमें निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, जो फर्स्ट सर्किल है उसका सेंटर है 1,3 और रेडियस उसकी यानी R1 है R। ठीक है, सेकंड सर्किल को देखें, सेकंड सर्किल का सेंटर है 4,-1, इसकी रेडियस क्या होगी, R2 क्या होगी, तो 16 + 1 - 8 यानी कि ये निकल के आएगी √9, दिस इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसमें पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ R-3 मोड। ठीक है, मतलब इसका मोड हमेशा C1 C2 से लेस देन होना चाहिए। अच्छा, C1 C2 क्या होगा, तो C1 C2 हम कैसे निकालेंगे, 4 - 1 का स्क्वायर यानी 9 एंड -1 - 3 का स्क्वायर यानी 16, यानी ये निकल के आएगा हमारा 5। ठीक है, तो मतलब R-3 का मोड 5 से कम होना चाहिए एंड R और 5R+3 से कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर 5R+3 से कम है तो इतना तो समझ में आ रहा है जो R की वैल्यू जो भी होगी लेकिन वो 2 से बड़ी ही होगी। ठीक है, क्योंकि 2 + 3 5 होता है, तो 2 से तो बड़ा होना चाहिए। और यहाँ समझ में आ रहा है कि R की वैल्यू देखो इसका जो मोड है वो 5 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो R की वैल्यू हमें 2 से तो बड़ी लेनी है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, तो मैक्सिमम देखिए यहाँ से तो आप कहीं भी चले जाइए। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो अगर R की वैल्यू को मैं 9 ले लिया तो 9 - 3 कितना होता है, 9 - 3 होता है 6 और 5 से बड़ा हो जाएगा। यानी R की जो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं वो ले सकते हैं, मतलब उसको 8 से छोटा ही लेना पड़ेगा। आप 7.999 भी ले सकते हैं लेकिन 8 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R की वैल्यू 2 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 8 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो हमको, द सर्कल्स दिस एंड दिस, हमको बताना है इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, टच ईच अदर एक्सटर्नली, टच ईच अदर इंटरनली या नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप C1 C2 निकाल लीजिए। C1 C2 क्या मतलब C1 क्या निकल के आएगा, C1 निकल के आएगा 6,6। इसका R कितना होगा, R1 क्या होगा, तो R होगा 6 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर माइनस C, तो C तो यहाँ है ही नहीं, तो 36 को मैं 6√2 लिख सकता हूँ। इस तरह से अगर हम C2 को देखें तो C2 क्या होगा, C2 होगा -3, ठीक है, -3, और R2 हमारा क्या निकल के आएगा, ये -3 एंड R2 क्या होगा, 9 + 9 यानी कि 18, है ना, √3 मतलब -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 3√2। अगर दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे 9√2 मिल रहा है। ठीक है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 3√2 मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स देखें तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 C2 क्या निकल के आ रहा है, तो 6 - 3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 81 + 81 कितना हो जाएगा, 162। 162 को लिख सकते हैं आप 9√2। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि C1 C2 R1 + R2 के बराबर है। अगर C1 C2 R1 + R2 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर। ठीक है, अच्छा टच ईच अदर तो बोला है कि दो सर्कल एक दूसरे टच कर रहे हैं, तो उसको हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, लेकिन अब ये नहीं बताया कि हमको टच इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली। पहले तो हम ये फाइंड करेंगे दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखो C1 पता है, C1 क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा 2,1, R1 क्या हो जाएगा, तो R1 होता है G² + F² - C, यानी 4 से 4 कट जाएगा, ये निकल के आएगा 1। C2 क्या निकल कर आएगा,
6,4। R2 क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी ये निकल के आएगा आपका 4। अच्छा, C1 C2 क्या होगा, यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हम डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स देखें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी 6 माइनस 2 का 4, 4 का स्क्वायर 16, एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 9, यानी निकल के आएगा हमारा 5। तो हमें पता है यहाँ C1 C2 इक्वल है R1 प्लस R2 के, यानी दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं। हमें निकालना है इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं दोनों सर्कल एक दूसरे को, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे निकालेंगे, देखिए C1 है, ये मान लिया C2 है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अच्छा, C1 से लेके P तक की डिस्टेंस क्या होगी 1, एंड C2 से लेके P तक की डिस्टेंस होगी 4, रेडियस इक्वल है ना। अच्छा, हमें बोल सकते हैं कि जो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब जो P पॉइंट है वो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, C1 C2 क्या है, लाइन है। ठीक है, P पॉइंट इन दोनों के बीच में है, और ये कैसे डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, इंटरनली 1:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे होते तो उस केस में P पॉइंट इसको एक्सटर्नल डिवाइड करता C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है, और इंटरनल डिवीजन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो हम तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो C1 के कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 2,1, एंड C2 कोऑर्डिनेट आपको पता है 6,4। बस अब लगा दीजिए, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, जो हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है, क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉरी थोड़ी गलत कर दिया, m1x2 प्लस m2 जगह मुझे 4 लिखना चाहिए था इधर पे, m1x2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे 12/5, 8/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट साइड में है थोड़ा। ठीक है, और एक तरह से बोलना चाहिए क्वेश्चन जस्ट, देखिए सारे इसमें पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, हमें सारी टेंजेंट्स के क्वेश्चन निकालने हैं, तो एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें से कोई पार्ट उठा के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो हमको इसमें बताना है कि ये दो सर्किल जो हैं इनकी जितनी भी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कितनी कॉमन टेंजेंट्स इन पे इन दोनों सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद उनके हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इन दोनों सर्किल को देखूं तो कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले तो हम देखेंगे कितनी टेंजेंट्स यहाँ ड्रॉ हो सकती हैं। तो C1 इसका लिए क्या हो जाएगा 1,3, और R1 क्या हो जाएगा, तो G स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 9, यानी ये तो निकल के आएगा 1। इस तरह C2 को देखिए, तो C2 का एक सेंटर हो जाएगा इसका -3,1। अगर मैं R2 देखूं तो क्या होगा G स्क्वायर यानी 9 प्लस F स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस C। ठीक है, ये 3 निकल के आएगा। अच्छा, C1 C2 अगर हम देखें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -3 माइनस 1 माइनस 4 यानी 16, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, तो यह √20। हमें पता है कि C1 C2 यानी √20 R1 प्लस R2 से बड़ा है, R1 प्लस R2 से बड़ा है ना। R1 प्लस R2 क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 हो रहा है 4, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 4 से, है ना, 4 का स्क्वायर, मतलब अगर देखा जाए तो √20 क्या होगा 4 पॉइंट कुछ होगा, है ना। अच्छा देखिए,
अब इससे तो हमें पता चल गया कि इनकी अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हम टोटल 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें चारों के इक्वेशन निकालने हैं। अब जैसे कि हमें पता है ये दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग सर्किल हैं, इसलिए हम इन पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें निकाला उन टेंजेंट का इक्वेशन। अब क्या करेंगे आप, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट सर्किल हो गया, ये सेकंड सर्किल हो गया। ठीक है, इसकी रेडियस 1 है और इसकी रेडियस 3 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका C1 और ये हो गया C2। ठीक है, अब मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो पहले मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मुझे पता करना है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए आप क्या कीजिए, C1 और C2 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से, ऐसे है ना, ये रेडियस इक्वल हो गया, यानी 1 हो गया, 3 हो गया। और C2 को C1 से ज्वाइन कीजिए, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। मान लीजिए ये लाइन C2 C1 इस टेंजेंट को पॉइंट P पर काट रही है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को मैंने S नाम दे दिया, इसे T नाम दे दिया। अब ट्राइंगल PCI-S सिमिलर होगा ट्राइंगल PCI-S के। ठीक है, कैसे सिमिलर है, तो एंगल कॉमन है और ये 90-90 है। दो एंगल इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम बोल सकते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगी, यानी PC1 1 होना चाहिए और PC2 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो C2 C1 लाइन को 3:1 में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लो P के कोऑर्डिनेट है A, B। ठीक है, तो C2 C1 लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, नहीं M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो उधर से ड्रॉ की है। C2 पहले आया है इसलिए C2, ठीक है, M1 3 होगा, M2 आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर x1 y1 होगा C2 कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो C2 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ठीक, तो आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, आप दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करना चाहें तो आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है, दूसरी लाइन टेंजेंट कैसे होगी, कुछ इस तरह से होगी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नल डिवाइड करता है। ठीक है, किस रेशियो में, उनके रेडियस के रेशियो में। अब आप कुछ नहीं करना, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो M1 क्या है 3, M1 x2, ठीक है, x2। अब देखो x2 किसको लेंगे, x2 इसको मत लेना आप लोग, x2 लेंगे हम इसको, यानी 1 को, M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। इस तरह से M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो हमें P की वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगा 3 + 3 है ना, 6/2, यानी कि 3, 4। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं PT का इक्वेशन क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ PT तो हो जाएगा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस y माइनस 3m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि सेंटर से अगर हम टेंजेंट पर परपेंडिकुलर करते हैं तो रेडियस इक्वल होता है। ठीक है, तो किसी भी सर्किल के सेंटर से आप इसे परपेंडिकुलर कर दीजिए, इससे ड्रॉ करेंगे तो आप रेडियस 1 हो जाएगी, यहाँ से रेडियस 3 होगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 3 इंटू, ठीक है, इस सर्किल से ड्रॉ कर रहा हूँ C1 से, तो 3 इंटू 1, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दी, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था, mx लिखना चाहिए था। ठीक है,
तो क्या होगा आपका m इंटू 1 माइनस y की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस 3m प्लस 4 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ, दिस इक्वल टू क्या होगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से मिलेगा आपको सॉल्व करने पर 1 माइनस 2m अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर उधर लाइए तो 3m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 या फिर m इक्वल टू मिलेगा आपको 4/3, ठीक है। बस अब m की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो दो हमें वैल्यू मिली m की, यानी हमें कितनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होंगी, एक तो आपकी ये वाली और दूसरी कुछ इस तरह से। अब बात आती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो हम इस फिगर को फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या है -3,1 है, अब इसकी जरूरत पड़ेगी हम फिर से। अब देखिए ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 1 है, ये 3 है, ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं हम। अब आप एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए कुछ इस तरह से, ऐसे। फिर वही चीज़ सेंटर से, मतलब सेंटर से इन इस टेंजेंट पर ड्रॉ कीजिए, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, C1 है, ये C2 है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब फिर वही चीज़, ये दोनों कैसे ट्रायंगल होंगे, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, ये 90 है, ठीक है, मान लो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका वो पॉइंट P है, ठीक है। तो ये 90 है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है C1 C2 का और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, वो C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस रेशियो डिवाइड करेगा, इनके रेडियस के रेशियो डिवाइड करेगा इंटरनली। अब आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जब पॉइंट P के आपके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो आप y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 से टेंजेंट के इक्वेशन एक टेंजेंट का m के फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर किसी भी सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, m की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। और फाइनली आप m की वैल्यू पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब हमारा सर्कल का देखा जाए तो जितना भी हमारा थ्योरी पार्ट है, इसमें आपको कहना चाहिए जो भी आपके कंसेप्ट थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब हम सर्कल के जो फर्दर हमारे वीडियो आएंगे, मिसलेनियस प्रॉब्लम वीडियो आएंगे, या फिर जेई मेंस या एडवांस जो प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम पूछी गई हैं, अब उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं।